हेलो स्टूडेंट, अभी क्या है, हमने जो रिसेंटली 2 वीडियोज मैंने आपको डाले थे वो कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए डाले थे। लेकिन आज से मैं क्या फाइनली आपके लिए एक प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रॉपर चैप्टर में हम चाहते तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो सबसे सिंपल चैप्टर है उससे लेना स्टार्ट किया है, जिससे इस चैप्टर से हम आगे बढ़ते हुए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की तरफ मूव कर सकें। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। डुअल नेचर यानी दोगला, ये मतलब हुआ, जैसे कहते हैं ना हिंदी में कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी डुअल नेचर, दोनों तरह का नेचर दिखाता है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर के बारे में बेटा हम लोग आज यहाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी यहाँ आप देखेंगे कि रेडिएशन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी हम लाइट की बात कर रहे हैं जैसे, तो जो लाइट है उसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब वो वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। अभी तक आपने जो चैप्टर में पढ़ा था इससे पहले तक वो आप लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में आपने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, आपने डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, आपने पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा। तो सारे के सारे कौन से फिनोमेना है, वो वेव फिनोमेना है। यानी ये चीज़ बताते हैं कि लाइट की कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा फिनोमिना होता है, एक पार्टिकल फिनोमिना होता है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन मैं केवल तभी कर सकता हूं जबकि लाइट को मैं किसके फॉर्म में मान के चलूंगा, पार्टिकल के फॉर्म में मान के चलूंगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी हम वेव नेचर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब हम कौन से नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसके पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। और पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ने के लिए हमको जो टॉपिक प्रॉपर वे में पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, आपको लेक्चर के ड्यूरेशन में ही लगभग याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर कहूँगा कि इस लेक्चर को फिर आप बार बार देखना और नोट्स वगैरह पढ़ना, जिससे आपको ये ढंग से एकदम दिमाग में फिट हो जाए। अच्छा, अब इसका मतलब हम कह रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। तो जिस तरह से रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है, वैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैटर का भी एक डुअल नेचर होता है। मैटर के डुअल नेचर का मतलब क्या है कि भाई मैटर है तो पार्टिकल नेचर तो हो गया, और इसके साथ क्या होती है, एक वेव भी एसोसिएट होती है। यानी जब भी कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उस मूविंग पार्टिकल के साथ साथ क्या हो जाती है, एक वेव एसोसिएट हो जाती है। और इसको हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि इस चैप्टर में आगे आने वाला है। फिलहाल हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, उनमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं और वो है इलेक्ट्रॉन इमिशन। हम इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिट किस तरह से होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन का इमिट हो जाना, समझेंगे अच्छी तरह से। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है, और कंडक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा है कि कंडक्टर्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कंडक्टर में क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपने ये भी पढ़ा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो जैसे मैं किसी भी सरफेस की बात करूं तो क्वाइट ऑब्वियस है, अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। और रैंडम मूव करने का मतलब ये है कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये आता है
कि भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है, और एनर्जी होती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अपने आप बाहर भी तो निकल जाने चाहिए, इस सरफेस से बाहर चले जाने चाहिए, इस सरफेस को एस्केप कर देने चाहिए, इस सरफेस को इमिट कर देने चाहिए। भाई सिंपल सी बात है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है तो क्वाइट ऑब्वियस है एनर्जी का यूज करके ये सरफेस से बाहर भी तो जा सकते हैं। लेकिन आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही सरफेस से बाहर चले गए हैं, वो क्या करते रहते हैं, वहीं पर रैंडमली मूव करते रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई फ्री सरफेस से बाहर क्यों नहीं जा पाते, ऐसा कौन सा रीजन है जो कि इनको सरफेस से बाहर जाने से रोकता है। हम कहते हैं सपोज करो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो यहाँ से बाहर चला जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हो गए, अपोजिट नेचर के चार्ज हो गए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा, खींच के इलेक्ट्रॉन को दोबारा यहीं पर ले आएगा। तो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेटल की सरफेस से बाहर नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर जाएगा तो ये मेटल की सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तो इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन दोबारा लौट कर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लौट के आ जाएगा, इसका मतलब इसका जो अट्रैक्शन फोर्स था उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा है, यानी ये नीचे की तरफ खींच रहा है उसको। तो अगर मैं क्या करूं, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा के इसको खींचूं, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा के खींचूंगा, बाहर निकालूंगा, तो यानी मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो यानी मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब ये निकला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सरफेस के अट्रैक्शन की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो मुझे अगर इसको बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा, या मैं आप कह सकते हैं कि मुझे क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, एनर्जी के यूज करके बाहर चला जाएगा, और जब बाहर चला जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन, एस्केपिंग आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या बोलेंगे, आप चाहें तो नोट भी साथ के साथ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, एस्केपिंग आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन है तो ये हमारे क्लियर हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब है एस्केपिंग आउट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी अगर आप मेटल की सरफेस जो पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो एनर्जी लेकर वो बाहर चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। वो आगे अब बताऊंगा आपको, रुकना। अच्छा, लेकिन यहाँ हमने इसको एनर्जी दी और ये बाहर आ गया। क्वेश्चन आता है भाई कितनी एनर्जी का यूज करके बाहर आ सकता है, उसके लिए आप कोई ना कोई नाम देंगे, और उसके लिए नाम दिया जाता है बेटा, सॉरी इसका तो राम नाम सत्य हो गया, इसको नाम दिया जाता है वर्क फंक्शन। यानी हमारे फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितना वर्क चाहिए या जितनी एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। जैसे बेटा समझें कि मैंने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, उस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी प्रोवाइड की। सपोज करो मैंने 2 जूल एनर्जी प्रोवाइड की और मैंने देखा 2 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर नहीं निकल पाया। जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं निकल पाया तो ये तो वर्क फंक्शन नहीं, मुझे तो बाहर निकालना है। तो इसका मतलब जब बाहर नहीं निकल पाया इसका मतलब क्या है कि नीचे का अट्रैक्शन फोर्स ऊपर वाले फोर्स या वर्क से ज़्यादा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने 3 जूल दिया तब भी बाहर नहीं निकला, मैंने 4 जूल दिया तब भी बाहर नहीं निकला। बड़ा बढ़ा के जैसे ही मैंने 10 जूल इसको एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी लेते ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो मैं जो वर्क करना चाहता था, यानी जो मैं फंक्शन करना चाहता था, वो फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन को बाहर ही तो निकालना चाह रहा था, तो इस एनर्जी को मैं क्या बताऊंगा भैया, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होगा,
वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल और टू एस्केप एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप मेटल की सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं तो मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल और टू एस्केप एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। अच्छा बेटा, मैंने देखा कि भाई 2 पर नहीं निकला, 3 पर निकला, 4 पर नहीं निकला, 5 पर नहीं निकला, 6 पर नहीं निकला और 10 पर निकल गया। अब जब बेटा 10 पर निकला है तो क्वाइट ऑब्वियस 11 पर भी बाहर निकलेगा, क्वाइट ऑब्वियस 12 पर भी बाहर निकलेगा, 13 पर भी बाहर निकलेगा, 14 पर भी बाहर निकलेगा, 15 पर भी बाहर निकलेगा। भाई जब 10 जूल एनर्जी पर ही ये बाहर निकल के चला गया तो क्वाइट ऑब्वियस है 11 जूल एनर्जी देने पर भी बाहर निकलेगा, 12 जूल एनर्जी देने पर भी बाहर निकलेगा, 13 पर भी बाहर निकलेगा, 14 पर भी बाहर निकलेगा, 15 पर भी बाहर निकलेगा। तो इन सबको तो वर्क फंक्शन नहीं कह सकता ना, मैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइन करूंगा, तो मैं तो इसको वर्क फंक्शन कह रहा हूं। तो भैया 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन सब में ये 10 जूल कैसी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है बेटा। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन की डेफिनेशन में इस मिनिमम टर्म का आना बहुत जरूरी है। तो वर्क फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? हम कहते हैं वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल और टू एस्केप एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए, एस्केप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी बेटा रिक्वायर्ड होती है उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। अब बेटा देखिए, जो वर्क फंक्शन है उसको हम बेटा फाई नॉट से डिनोट करते हैं। ओके, इसको कई जगह डब्ल्यू नॉट से भी डिनोट किया जाता है। दूसरा, इसका जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इसको हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं, कई जगह आपको डब्ल्यू नॉट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसका जो यूनिट होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वर्क फंक्शन डिपेंड किस पे करता है? मेटल पे डिपेंड करता है, आपने कौन सा मटेरियल उसका लिया है। दूसरा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और तीसरा, इम्प्योरिटी पर डिपेंड करता है। इम्प्योरिटी पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और उसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा बेटा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कौन सा मटेरियल लिया भैया। देखिए, आप सबने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी टेम्परेचर से मिलती है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन दे रखा था उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और अगर इसकी टोटल एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी इसके लिए जो वर्क फंक्शन होगा वो इस समय 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। भाई मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है, इतनी मिल जाएगी तो यहां से बाहर चला जाएगा। अब सपोज कीजिए कि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होगा बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब सपोज को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाने के लिए इनको केवल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वर्क फंक्शन आपका 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और अब वर्क फंक्शन कितना रह गया आपका? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गया। तो यानी वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना। आपने जैसे ही टेम्परेचर को चेंज किया वैसे ही वर्क फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो गई? चेंज हो गई। दूसरी बात, इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है। इम्प्योरिटी की डिपेंडेंसी बेटा मैं आपको सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक में कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और फाइनली हम बात करते हैं मटेरियल पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब आप बोलो साहब उस पर कैसे डिपेंड करता है? बताओ, हमको समझाओ। समझाते हैं भैया, क्यों नहीं समझाएंगे भाई। अच्छा, आप सब लोगों ने एल्कली मेटल पढ़े होंगे? पढ़े भाई? बिल्कुल।
एल्कलाइन अर्थ मेटल भी पढ़े होंगे, वो भी पढ़े भाई। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता जाता है। साइज इंक्रीज होता जाता है तो जो न्यूक्लियस का एट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज होता जाता है। डिक्रीज होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे भैया, पढ़ा है ना सब लोगों ने। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, इस तरफ से इस तरफ लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है भैया, आपका रिक्वायर्ड एनर्जी इंक्रीज होती है। ये पता होगा आपको, नीचे की तरफ जाएंगे तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती जाएगी, इस तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती है। तो जैसे आप लोग बात करें तो आपने पढ़ा होगा सब लोगों ने कि भाई इस तरफ हम आए तो एस ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट में आपने पढ़ा होगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसा कुछ होता है ना। तो नीचे की तरफ क्या आता है, सीजियम आता है। सीजियम आता है तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत इजी है। इजी है तो जो मिनिमम, याद रख लेना भैया, मिनिमम जो वर्क फंक्शन होता है वो बेटा सीजियम के लिए होता है, और जो मैक्सिमम वर्क फंक्शन होता है वो प्लेटिनम के लिए होता है। याद रखेंगे ना बेटा, मिनिमम जो वर्क फंक्शन होता है वो किसका होता है, सीजियम का होता है, और जो मैक्सिमम वर्क फंक्शन होता है वो बेटा आपके प्लेटिनम का होता है। सारे बच्चे याद रखेंगे, मिनिमम वर्क फंक्शन किसके लिए होता है, सीजियम के लिए होता है, मैक्सिमम प्लेटिनम के लिए होता है। सीजियम के लिए होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लेटिनम के लिए होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा याद रखें आप कि वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसे हम 5 नोट से डिनोट करते हैं बेटा। इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल पर, दूसरा टेम्परेचर पर, तीसरा इम्प्योरिटी पर। फिर हम याद रखेंगे कि मिनिमम वर्क फंक्शन किसके लिए होता है, सीजियम के लिए कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और मैक्सिमम वर्क फंक्शन किसके लिए होता है, प्लेटिनम के लिए होता है, और कितना होता है बेटा, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कुछ बेसिक चीजें हैं। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन हमने पढ़ा। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिशन है escaping out of free electron from the metal surface is called electron emission। अच्छा, यानी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर चला जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन इमिशन भी कहते हैं। अब मेटल की सरफेस से बाहर कब जा सकता है, जब उसको एनर्जी मिले। भाई सिंपल, मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन के मेटल की सरफेस से बाहर जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो एनर्जी किस सोर्स से मिली, इसके बेसिस पर हम 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करते हैं। एक हमारा आएगा थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है भैया, तीसरा हमारा आएगा फील्ड इमिशन, और फोर्थ वन हमारा आएगा सेकेंडरी इमिशन। यानी हम कह रहे हैं एस्केपिंग आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब हमने देखा कि भाई एस्केपिंग आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स केवल तभी हो सकता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिले। अब एनर्जी आप किसी भी सोर्स से दे सकते हैं। इसी के बेस पर हमने कौन कौन से इमिशन की बात की, एक थर्मियोनिक इमिशन की बात कर ली, एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात कर ली, एक फील्ड इमिशन की बात कर ली, और एक सेकेंडरी इमिशन की बात कर ली। ओके, इमिशन का मतलब क्या है, एस्केपिंग आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब थर्मियोनिक, कुछ थर्मल सा लग रहा है इसमें टर्म, थर्मल यानी हीट, हीट का मतलब गर्म करना। भाई ये तो मतलब है
भाई थर्मियोनिक, थर्मियोनिक यानी आपको थर्मल एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी है या हीट एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी है। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे भैया, किसी को भी गर्म करेंगे। तो हम कहते हैं एस्केपिंग आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू इट्स हीटिंग इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। यानी आप क्या करेंगे कि मेटल को गर्म करना स्टार्ट करेंगे, गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी, एनर्जी उनकी इंक्रीज होती आएगी, इंक्रीज होती आएगी, इंक्रीज होती आएगी, इंक्रीज होती आएगी, और इंक्रीज होते 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 जैसे वो इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और क्योंकि ये हीटिंग की इफेक्ट की वजह से हो रहा है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी कहलाते हैं। तो हम सिंपल सा क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन क्या है, क्या है बेटा, that escaping out of free electrons from the metal surface due to its heating is called thermionic emission। अच्छा ये तो हो गया क्लियर अमन, यानी इसमें क्या करना है, हीटिंग करानी है भैया। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो, फोटो यानी फोटोन से टर्म लिया गया है और फोटोन की बात आ रही है तो किसकी बात आएगी, लाइट की बात आएगी। यानी यहां पर क्या इंसिडेंट करानी है, लाइट इंसिडेंट करानी है। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। यानी किसी भी मेटल की सरफेस पर जब आप लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, सनलाइट को जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आप बोलो साहब लाइट से क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपसे कहूँ भाई ऐसा करो, दोपहर में गर्मियों में जैसे जून के महीने में आपसे कहा जाए कि ऐसा करो इस बार बेटा जाओ धूप में आके खड़े हो जाओ, आप बोलो अरे सर ये क्या कह रहे हो, दिमाग खराब हो गया है क्या, बिल्कुल धूप में तो जल जाएंगे हम लोग। चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा करो आप, ऐसा करो एक लोहे की रॉड रख दो वहाँ पे और फिर बाहर जाके उसको उठा के लाओ। अब बोलो अरे सर ये तो गर्म हो गई है, जल जाएंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइट लगातार वहाँ पर इंसिडेंट होगी तो वो हीटिंग वाला इफेक्ट ही आ जाता है। तो हीटिंग वाला इफेक्ट आता है तो यानी वहाँ पर भी क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो क्या होता है बेटा, जब भी आप मेटल की सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और एनर्जी गेन करके वहाँ से क्या कर जाते हैं, वो एस्केप कर जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। Escaping out of free electron from the metal surface when light of suitable frequency is incident on it। आप बोलो साहब suitable frequency क्या चीज़ है, बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, escaping out of free electrons from the metal surface when light of suitable frequency is incident on it is called photoelectric emission। ओके भैया, कोई दिक्कत। अच्छा अब आओ साहब फील्ड इमिशन। अब फील्ड इमिशन क्या चीज है, देखो समझना अच्छी तरह से। मैं आपसे कहूं बेटा ये भाई मेटल की सरफेस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला तो जाता, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाता है वैसे ही मेटल की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। भाई सिंपल सा, ये बाहर चला तो जाता लेकिन जैसे ही बाहर जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसकी वजह से ये बाहर नहीं जा पाता। तो जैसे मैं आपसे कहूँ, सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे इस तरफ उतना हाथ लंबा है भाई, आ नहीं रहा हूँ, इस तरफ कोई 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है भैया, खींच रहा है। तो अब इस तरफ खींच रहा है तो भाई इधर ही खींचा जाऊंगा, लेकिन अगर इधर कोई 7 न्यूटन का फोर्स लगा दे तो फिर इधर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये निकला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ क्यों रहा था, क्योंकि जैसे ही ये बाहर निकलता है या पॉजिटिव चार्ज आता है उसे खींच लेता है। अगर मैं ऐसा करूं, यहां एक पॉजिटिव चार्ज ले, यहां पॉजिटिव चार्ज में अगर लाना स्टार्ट कर दूंगा तो यहां पर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे फोर्स लगेगा। अब देखो भैया ये तो ऊपर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, यहां जो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही थी वो क्या कर रहा था, नीचे खींच रहा था। अब अगर सपोज करो यहां आपने चार्ज ज्यादा कर दिया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा और जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के
फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ है वो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड इमिशन। भाई सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है लेकिन एक नीचे की तरफ भी तो खींच रहा है, तो फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर चार्ज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। चार्ज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स का इंक्रीज होना भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और एक कंडीशन में फोर्स इतनी ज्यादा हो गई कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो इस इमिशन को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड इमिशन कहते हैं। यानी escaping out of free electrons from the metal surface due to strong electric field is called field emission। सिंपल सा बेटा, escaping out of free electrons from the metal surface due to strong electric field is called field emission। अच्छा, तो हमने 3 पढ़ लिए। थर्मियोनिक में क्या होता है भैया, हीटिंग का इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट इंसिडेंट होती है। फील्ड इमिशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सिंपल सी बात है। अब आता भाई सेकेंडरी इमिशन। इमिशन का मतलब मैंने बताया था एस्केपिंग आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सेकेंडरी टर्म आ गया तो इसका मतलब एस्केपिंग आउट ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब भाई सेकेंडरी टर्म तो सेकेंडरी चीज को बताए, यानी इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब मतलब सेकेंडरी हो गया, मैं कहूँ कि भाई आप एक पेपर में बैठे और आप सेकंड आए तो सेकंड तो तभी आ सकता है, कोई फर्स्ट भी होगा तो कम से कम 2 लोग तो एग्जाम देंगे तभी तो हम सेकंड आएंगे। अकेले एग्जाम देंगे तो फर्स्ट ही फर्स्ट आएंगे ना भैया। अब कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। अब ये सेकेंडरी इमिशन आ रहा है तो इसका मतलब कोई प्राइमरी भी होना चाहिए तभी तो सेकेंडरी आएगा। तो देखो बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर जाने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। यानी अगर इनको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई ना बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसी भी सोर्स से मिल जाए, जैसे यहाँ थर्मियोनिक यानी हीटिंग इफेक्ट से मिली, फोटो इलेक्ट्रिक यानी लाइट से मिली, फील्ड यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकला, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं से मिल जाए। मैं आपसे कहूं बेटा, एक 11वीं क्लास का एक टॉपिक याद है भाई आपको, कॉलिजन पढ़ा था आपने, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में आपने पढ़ा होगा कि भाई ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, ये भी m मास का ऑब्जेक्ट है जो v स्पीड से आ रहा है और आगे इससे टकराता है। टकराएगा तो क्या होगा, ये उसी स्पीड से चलने लग जाएगा और ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। पढ़ा है ना भाई। सिंपल क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का मास m, ये स्पीड v से आ रहा है, टकरा गया तो क्या होगा, ये उसी स्पीड से चलने लग जाएगा और ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ये रेस्ट में आ गया, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो गई, कहाँ गई, इसने ले ली। इसका मतलब जब ये इससे जाके टकराया तो अपनी 100% एनर्जी का ट्रांसफर इसने इसको कर दिया। तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, जब 2 पार्टिकल्स के बीच में इलास्टिक कॉलिजन होता है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी 100% एनर्जी का ट्रांसफर कर देता है। तो सपोज करो बेटा, मेरे पास ये कोई इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये इलेक्ट्रॉन आता है और धड़ाक से इससे जाके टकरा जाता है। जब धड़ाक से इससे जाके टकराएगा तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देगा, ये उस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को ले लेगा और लेके तुरंत ही क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो वाह भाई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आया और आके धड़ाक टकराया, इसने एनर्जी ली, एनर्जी मिल गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी लेते ही एकदम तगड़ा बाहर निकल गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन के टकराने से दूसरे इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। तो जो यह पहले इलेक्ट्रॉन आया वो तो प्राइमरी हो गया, जो निकल गया वो सेकेंडरी हो गया। आगे ना प्राइमरी और सेकेंडरी वाला कंसेप्ट। यानी
escaping out of free electrons from metal surface due to incidence of an electron on it। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी वाला इस पर इंसिडेंट होगा तो यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी इमिशन। तो हमने 4 टॉपिक देखे बेटा, एक थर्मियोनिक इमिशन, एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, एक फील्ड इमिशन और एक सेकेंडरी इमिशन। पहले हम जरा फटाफट इस क्लास में जो पढ़ा है अभी तक हमने उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन आपने पढ़ा एस्केपिंग आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। फिर आपने वर्क फंक्शन पढ़ा। आपने कहा वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल or to escape an electron out from the metal surface is called वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शंस को मैंने कहा फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और कई बुक्स में आपको डब्ल्यू नॉट भी मिल जाएगा। मैंने कहा था बेटा इसका जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डिपेंड किस किस पे करता है, मटेरियल पर, फिर इम्प्योरिटी पर, फिर टेम्परेचर पर। फिर मैंने कहा था मिनिमम किसके लिए होता है, सीजियम के लिए होता है। मैक्सिमम किसके लिए होता है, प्लेटिनम के लिए होता है। मिनिमम सीजियम के लिए कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मैक्सिमम प्लेटिनम के लिए होता है कितना होता है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर हम इलेक्ट्रॉन इमिशन पर आए कि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल तो जाएगा मेटल की सरफेस से, लेकिन बाहर निकलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की। एनर्जी किस सोर्स से मिल रही है, इसके बेसिस पर हमने 4 टाइप के इलेक्ट्रॉन इमिशन पढ़े। एक हमने पढ़ा थर्मियोनिक इमिशन, एक हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, एक हमने पढ़ा फील्ड इमिशन और एक हमने पढ़ा सेकेंडरी इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक यानी थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं बेटा एस्केपिंग आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू हीटिंग ऑफ इट या हीटिंग अप ऑफ इट इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मैंने कहा फोटो टर्म फोटोन से, और फोटोन का मीन्स लाइट, यानी अगर किसी मेटल की सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होगी तो लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेगा और लेके वहां से बाहर चला जाएगा। इसको आपने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन मैंने आपको बोला भैया ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को नीचे खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच दिया जाए तो बाहर चला जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया भाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना क्या कहलाता है, फील्ड इमिशन। तो हम क्या कहते हैं, एस्केपिंग आउट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। और सेकेंडरी इमिशन मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, सरफेस पर इंसिडेंट होगा, तो वो किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेगा और लेके तुरंत ही वहां से बाहर चला जाएगा। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन के इंसिडेंट होने से दूसरे इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना क्या कहलाता है बेटा, सेकेंडरी इमिशन भी कहलाता है। ओके, तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ पढ़ेंगे, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट की तरफ देखेंगे। भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था उसको तक जाने के लिए हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या क्या जाना था, इसको हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाएंगे। तो बेटा फिलहाल आज की क्लास में यही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।